ज्वालामुखी अपने लावा, गैस और राख के बादलों, टेफरा के टुकड़ों और बिजली गिराने के अलावा सुनामी और कीचड़ की नदियों के जरिए दहशत पैदा करते रहते हैं और जाने लेते रहते हैं। लेकिन ज्वालामुखी के मलबे जितना घातक शायद ही कुछ और हो। तो खतरों में नंबर 3 पर है पायरोक्लास्टिक फ्लो। गर्म चट्टानें और गैसेस ज्वालामुखी से निकलकर बहते हैं। ये पायरोक्लास्टिक बहाव रास्ते की लगभग हर चीज को मिटा देते हैं। पायरोक्लास्टिक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है टुकड़ों में आग। इसकी सबसे खतरनाक बात गैस से पैदा हुई इसकी दहकती गर्मी है। इन बहावों का तापमान आसानी से 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच सकता है और ये बहाव दहकता ही नहीं बल्कि तेज रफ्तार भी है। 1 घंटे में करीब 150 किलोमीटर तक इसे जबरदस्त ताकत इसकी रफ्तार से ही मिलती है। इतिहास में दर्ज है कि पायरोक्लास्टिक बहाव सीमेंट की इमारतें तक तोड़ चुका है और ये नींव को छोड़कर पूरी की पूरी इमारत को तोड़ सकता है और इसीलिए गैस और राख के इस मिक्सचर से बचना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। पायरोक्लास्टिक बहाव से हुई मौतों में आधी तो एक ही बार में हो गई थी। साल 1902, जगह मार्टिनिक द्वीप, जहां माउंट पेले ज्वालामुखी सेंट पियर शहर पर खतरा बनकर मंडराया था। ज्वालामुखी ने कई बार चेतावनी भरे इशारे दिए थे। शहर में जिंदगी दिक्कत भरी थी, हर तरफ राख थी, छोटे छोटे पायरोक्लास्टिक बहाव कई जाने ले चुके थे। ज्वालामुखी जितना हो सकता था संकेत दे रहा था, पर स्थानीय लोग इन्हें समझ नहीं पा रहे थे और गवर्नर लोगों को शहर नहीं छोड़ने की बात समझा रहा था क्योंकि चुनाव होने वाले थे। 8 मई 1902 को माउंट पेले प्रलय बनकर फटा। दहकता पायरोक्लास्टिक बहाव पहाड़ से नीचे करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पड़ा। सिर्फ 3 मिनट में ये सेंट पियर शहर तक पहुंच गया और आतंक शुरू हो गया। ऐसे किसी पायरोक्लास्टिक बहाव में कोई फंस जाए तो बहुत बुरी मौत मरेगा। सिर्फ जलने से नहीं बल्कि दम घुटने और अंदरूनी जलन से भी। कुछ ही मिनटों में सेंट पियर शहर की आबादी 28,000 से कम होकर केवल 2 रह गई। बचने वालों में से एक बेसमेंट में छिपा था तो दूसरा पत्थर की जेल में कैद एक मुजरिम था। वो बुरी तरह से जल गया था पर जिंदा था। शहर के मुख्य हिस्से में वही अकेला इंसान जिंदा बचा था। बचाव दल ने उसकी चीखें सुनी और बाद में उसे माफी देकर छोड़ दिया गया। उसने अपराध किया था लेकिन उन्हें लगा कि वो इसमें भी जिंदा बच गया है तो ठीक है, हम इसे छोड़ देते हैं। हालांकि पायरोक्लास्टिक बहाव से होने वाली मौत दर्दनाक है पर ये जल्दी हो जाती है। पर एक धीमी दिखाई ना देने वाली वजह इन बहावों की अपेक्षा ज्यादा मौतों का कारण बनी है। नंबर 2 पर है भूखमरी। 19वीं सदी में ज्वालामुखियों से निकले पायरोक्लास्टिक और कीचड़ के बहावों और क्रैकताओ समेत सुनामी की घटनाओं ने पूरी की पूरी आबादियों की खान पान की सप्लाई रोक दी थी, जबकि आसमान से बरसी राख ने मीलों तक फसल चौपट कर दी थी। जो लोग बचे थे वो ना चले ना कीचड़ या राख में दब कर मरे, लेकिन 90,000 लोग इसके बाद भूख के मारे मर गए। 21 हवाई मदद, तुरंत संपर्क स्थापित करने और राहत पहुंचाने जैसी इमरजेंसी सेवाओं ने ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद बड़ी आबादियों से संपर्क कटने की आशंका कम कर दी है, मगर समाज और अर्थव्यवस्था पर ज्वालामुखियों के चौंकाने वाले असर अब भी कायम हैं। ये 10 लाख लोगों के घर बार छोड़ने की वजह बने हैं। सोचिए उन नगरों और घरों के बारे में जो दोबारा आबाद नहीं होंगे, शायद कभी भी नहीं। ज्वालामुखी का सबसे विनाशकारी हथियार दुनिया भर में कत्ल का ऐसा सिलसिला शुरू करता है कि इसके आगे भूखमरी और घर बार छोड़ना भी छोटे पड़ जाएं। ज्वालामुखी का सबसे बड़ा हथियार ग्रीन हाउस इफेक्ट। सुनने में ये लावा या पायरोक्लास्टिक बहाव जितना भयानक ना लगे, मगर राख और गैस का मिला जुला हमला
आबो हवा को बदलकर पूरी नस्ल को खत्म कर सकता है। धरती से जीवन खत्म होने का संबंध अतीत में हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से जोड़ा जाता रहा है। कुछ सबूत बताते हैं कि 6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस काल में डायनासोर भी ज्वालामुखी के शिकार बने थे। एक प्रसिद्ध थियरी ये है कि युकेटन पेनिनसुला में गिरे 6 किलोमीटर बड़े मीटियोर ने डायनासोर खत्म कर दिए थे। लेकिन ये भी सच है कि करीब 6 करोड़ साल पहले जब डायनासोर खत्म हुए उसी दौरान भारत के डेक्कन ट्रैप्स में ज्वालामुखी फटे थे। यानी दोनों का वक्त एक ही था। तो बहुत मुमकिन है कि इसका असर वातावरण पर भी हुआ हो। डेक्कन ट्रैप्स भारत के डेक्कन प्लाटो में 10 लाख वर्ग मील में फैले ज्वालामुखी हुआ करते थे। ट्रैप एक जियोलॉजिकल टर्म है जो यहाँ के सीढ़ीदार पहाड़ों के लिए इस्तेमाल होती है। 6.5 करोड़ साल पहले डेक्कन ट्रैप्स बार बार फटते रहे और इनसे लावा के समंदर निकलते रहे। इनसे विशाल मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस निकली, जिनसे यकीनन धरती के वातावरण में बदलाव आया होगा। आमतौर पर माना जाता है कि ज्वालामुखी की राख वायुमंडल में फैलकर सूरज की रोशनी को रोक लेती है। पर जियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि असल में नन्हे एरोसोल यानी सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड की छोटी बूंदें हवा में खुलकर सूरज की रोशनी को रोकने और धरती को ठंडा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में इंसान हर साल 8 करोड़ मेट्रिक टन सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, जबकि डेक्कन ट्रैप्स के हर विस्फोट ने 100 करोड़ मेट्रिक टन से ज्यादा गैस छोड़ी होगी। इससे धरती के ठंडा होने के साथ डायनासोर्स का अंत हो गया होगा। वैज्ञानिक जबकि इस बहस में जुटे हैं कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ, बहुत से लोग मानते हैं कि ज्वालामुखियों ने इससे भी कई बड़े पैमाने पर कहर ढाया होगा। आज से करीब 25 करोड़ साल पहले दुनिया भर में कुछ भयानक घटना घटी। वो पर्मियन काल का अंत। 90% जीवन पूरी हो गया। इसकी शुरुआत ज्वालामुखियों ने की होगी जो आज के साइबेरिया क्षेत्र में होते थे। करीब 25 करोड़ साल पहले की ये तबाही मुमकिन है साइबेरियन ट्रैप्स में हुए विस्फोटों की वजह से हुई थी। इनसे लावा बहा और उसमें से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली कि उसने धरती की आबो हवा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये भी संभव है कि ज्वालामुखी की राख ने तापमान इतना गिरा दिया कि उस वक्त जो प्राणी और पेड़ पौधे थे वो जीवित नहीं रह पाए और खत्म हो गए। ज्वालामुखियों से आबो हवा बदलने के प्रमाण 1991 में मिले, जब फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो ने 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक 2 करोड़ टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिलीपींस के आसमान में छोड़ी। ये गुबार 3 हफ्ते में पूरी दुनिया घुमाया। हवा की नमी ने सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में बदल दिया, जिसने सूरज की किरणों को रोक दिया और धरती का तापमान 2 साल तक 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। पिनाटुबो एक ही ज्वालामुखी था। अगर एक साथ कई फटते तो उनका असर कहीं ज्यादा होता। करोड़ों सालों से ज्वालामुखी दम घोंटकर, जलाकर, बाढ़ लाकर, चोट पहुंचाकर या बिजली के झटके देकर जान लेते रहे हैं, लेकिन फिर भी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ज्वालामुखी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जिंदगियां खत्म करते हैं, पर ये नई जमीन भी पैदा करते हैं। हवाई के बिग आइलैंड पर किलोएया 1986 से नई जमीन का निर्माण कर रहा है। लावा समुद्र में बहता है तो ठंडा हो जाता है और हवाई का तट फैलता जाता है। बेशक हवा और लहरें जमीन को निगलती रहती हैं, पर ज्वालामुखी के पास नई जमीन बनाने के लिए काफी सामान है। आइलैंड्स पर लगातार जमीन न बने तो वो टूट फूट जाएंगे। तो बिग आइलैंड जैसे बड़े आइलैंड को बनाए रखने के लिए इस पर लावा की परत चढ़ाना जरूरी है।
1990 में किलोवेरा से निकली लावा में कालापाना कस्बा दफन जरूर हो गया था, पर एक दिन ये फिर से हरा होगा, जैसे लावा में दफन होने वाली बाकी जगहें हुई हैं। अभी हम उस इलाके में हैं जिसे उजड़ा हुआ क्षेत्र कहते हैं, पर मुझे ये नाम पसंद नहीं। ये उजड़ना नहीं, बदलना है, पर फिलहाल ही नाम चलेगा। माउंट पिले जैसे किसी बड़े विस्फोट के बाद क्या होगा, उसकी ये झलक मात्र है। यहाँ ये राख लगभग 100 साल बाद उपजाऊ मिट्टी बन सकती है, क्योंकि ये ज्वालामुखी के सॉइल से बनी है, जो जल्द ही बारीक हो जाती है। ज्वालामुखियों के साथ यही होता है, बारीक राख और इस तरह की रेत तेजी से मिट्टी में बदल जाती है। और जियोलॉजिस्ट के हिसाब से कहें तो उनका अनुमान यह है कि ऐसा बदलाव तुरंत हो जाता है। ये जमीन भी एक दिन खेती के लायक हो जाएगी, और इसे यूं ही छोड़ दें तो कुछ 100 साल बाद ये बेहद उपजाऊ जमीन होगी। ठंडा लावा जब टूटता है तो ये किसी तिजोरी से कम नहीं होता, ये मिट्टी में पोषक तत्व छोड़ता है। घनी राख नमी को संभाले रखती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ज्वालामुखी की राख में मौजूद सिलिका भी मिट्टी को बेहतर बनाती है। राख से उपजाऊ मिट्टी बनती है। सदियों से लोग ज्वालामुखियों की ढलान पर खेती करते रहे हैं, क्योंकि वहाँ फसल अच्छी होती है। अब तक इतिहास में सबसे ज्यादा 60 करोड़ लोग आज की तारीख में ज्वालामुखियों के नजदीक रहते हैं। उनकी जान बिना किसी चेतावनी के जा सकती है। देखा जाए तो ज्वालामुखियों के नजदीक रहने के कई फायदे भी हैं। हमें खतरों के बीच जीना आ जाता है। ज्वालामुखी जीवन दाता है और मौत के सौदागर भी, और जो इनकी छाया में रहते हैं वो हर सुबह इस उम्मीद में आंखें खोलते हैं कि ये ताकतवर पर्वत उन्हें एक दिन के लिए और बख्श देंगे।